रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। यह दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम बदलता दौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपको एक बेहद खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं। ये यंग डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं। कई रिकॉर्ड्स इनके नाम हैं। इन्हें माइल्ड सेरेब्रल पॉलिसी है। गिनी बुक में इनका नाम है। इंटरनेशनल विजिटर फेलोशिप प्रोग्राम में इन्हें अभी इनवाइट किया गया है यूएसए डिपार्टमेंट द्वारा। इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये एनसीपीडीपी फेलोशिप कर रहे हैं, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट हैं मास कम्युनिकेशन में। तो इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। आपको याद होगा कि एनसीपीडीपी फेलोशिप को हमने काफी प्रमोट किया था और मैंने जितनी भी फेलोशिप देखी हैं उनको प्रमोट किया है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और कंस्ट्रक्टिव मैनर में ये फेलोशिप आगे बढ़ती हुई हमें दिख रही है। काफी यंग एक्टिविस्ट इस फेलोशिप ने तैयार किए हैं। तो चैतन्य मुकुंद से आज हम बात करेंगे, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। चैतन्य, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। तो सबसे पहले हमें बताएं कि सेरेब्रल पॉलिसी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जब हम कहते हैं कि माइल्ड सेरेब्रल पॉलिसी है तो उसके बारे में थोड़ा बताएं और कब से आपको सेरेब्रल पॉलिसी? जी, सेरेब्रल पॉलिसी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहाँ पर जो तब होता है जब बर्थ के टाइम पर बच्चे को जो है क्या कहते सफिशिएंट ऑक्सीजन, सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती। मतलब उसके ब्रेन को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती जितनी की मिलनी चाहिए। और उस दौरान जो कंडीशन पैदा होती है उसको कहते हैं सेरेब्रल पॉलिसी। तो सेरेब्रल पॉलिसी भी बहुत तरह की होती है, बट कुछ माइल्ड होती है, कुछ बहुत ही स्वेयर होती है। स्वेयर सेरेब्रल पॉलिसी में होता है कि आप कभी भी मतलब ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, आपके अंदर स्पास्टिसिटी आ जाती है, आपकी जो मसल्स है वो अकड़ जाती हैं, तो आप एक बेड रिडन या एक ही जगह पे आप सीमित रह जाते। बट अगर मैं बात करूं मेरी कंडीशन की, तो भगवान की दया से मुझे उतनी स्फीयर सेरेब्रल पॉलिसी नहीं है। स्फीयर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही सेरेब्रल पॉलिसी नहीं है। सेरेब्रल पॉलिसी है और कई जगह पे इसका असर दिखता भी है मेरी डेली लाइफ में। पर मेरी जो कंडीशन है सेरेब्रल पॉलिसी की, उसमें मैं अपने आप को काफी हद तक मैनेज कर सकता हूँ और आप कह सकते हैं मैं सेमी इंडिपेंडेंट हूँ। पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कहीं आना जाना है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और मोबिलिटी में भी मैं क्रचेस के साथ, एल्बो क्रचेस के साथ चलता हूँ, सपोर्ट के साथ चलता हूँ। बट आप जो कहें स्फीयर सेरेब्रल पॉलिसी, जिसमें कि स्पीच में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें आपकी जो एक मसल्स हैं उसमें भी स्पास्टिसिटी आ जाती है। तो ये सब चीजें मेरे साथ नहीं है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मेरी कंडीशन है उसको माइल्ड कहा जाता है, बट माइल्ड ये ऑन पेपर ही मैं कहूँगा कि ऑन पेपर है। बट अगर आप मुझसे पूछे पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे वो उतनी माइल्ड नहीं लगती, क्योंकि जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रोज आप कोई ना कोई आपकी डिसेबिलिटी के कारण आपको चैलेंजेस आते हैं, जब आप वो देखते हो तो आपको लगता है कि यार वो माइल्ड सिर्फ नाम का माइल्ड है, उतना भी माइल्ड नहीं है। बट मैं फिर भी भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे उतना तो काबिल बनाया कि मैं अपने लिए भी काम कर सकूं और दूसरों के लिए भी काम कर सकूं। बिल्कुल, और बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपकी। चैतन्य, ये कब माइंड में आया कि मुझे डिसेबिलिटी फील्ड में जाना? आप बहुत यंग है अभी और आपका जो वर्क है वो कमेंडेबल है।
तो ये किस एज में आपके माइंड में आ गया था कि मुझे इसी सेक्टर में जाना है? आ, कोई ऐसी एज नहीं थी, मैं तो कहूँगा बचपन से ही मैं इस डिसेबिलिटी एडवोकेसी के साथ मैं जुड़ा हूँ। हालांकि फर्क सिर्फ अभी इतना है कि उस टाइम पे बचपन में मेरे पेरेंट्स ने मेरे राइट्स के लिए, एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो मेरे राइट्स है, मेरे अधिकार है, उनके लिए लड़ा। और वो मतलब मैं एक पैसिव दूर, एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो जो जैसे जैसे वो काम करते थे, जैसे जैसे वो मेरे राइट्स के लिए लड़ते थे, मैं वो ऑब्जर्व करता था। लेकिन अब जो है, अब मैं अपने राइट्स के लिए खुद लड़ता हूँ और दूसरों के राइट्स के लिए लड़ता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स का भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो मैं आज हूँ। और अगर मैं डिसेबिलिटी एडवोकेसी में इतना आगे आ पाया हूँ और आज भी जो मैं काम कर रहा हूँ, उसमें मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि हाँ जी, कि बचपन से ही ये जो डिसेबिलिटी एडवोकेसी के जो संस्कार थे वो मैंने अपने पेरेंट्स को देख के ही सीखे हैं, और पेरेंट्स को देख के ही मैंने जाना है कि क्या क्या समस्याएं होती है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की, और कैसे कैसे उनको हम ओवरकम कर सकते हैं और कैसे उनके लिए फाइट कर सकते हैं बेसिकली। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पे मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहूंगा। जी। किस तरह की लड़ाई आपके पेरेंट्स ने लड़ी जब उनको पता चला कि आपको सेरेब्रल पॉलिसी है? तो क्या इनिशियल स्टेट ऑफ माइंड था उनका जब आपसे बात करते होंगे, बताते होंगे? कैसे उनको ये अवेयरनेस हुई, नहीं डिसेबिलिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स एक्सेप्ट इट एंड फाइट फॉर हिज राइट्स? जो आपको ये कल्चर मिला है, ये उनका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे था? व्हाट आर द थिंग्स दे हैव अप्लाइड? मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स शुरू से ही बहुत कहते ना स्ट्रॉन्ग माइंड वाले, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले रहे हैं। और क्योंकि मेरी मदर मेडिकल फील्ड से हैं, मेरी मदर एक डॉक्टर है, और मेरे फादर मीडिया से हैं, यानी कि वो ऑल इंडिया रेडियो में कार्यरत थे। अब तो वो रिटायर हो चुके हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो में वो कार्यरत थे। उन्होंने भी मतलब काफी काम किया है डिसेबिलिटी के क्षेत्र में, मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो मैंने उन्हीं को देखकर, उन्हीं से सीखकर ये डिसेबिलिटी जो एडवोकेसी है इसके फील्ड में मैं आगे आया हूँ। तो अगर मैं अपने पेरेंट्स के माइंड से, उनकी एक्सेप्टेंस की बात करूँ कि मेरी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कैसे किया उन्होंने, तो जैसे कि मैंने बताया कि वो पहले से ही बहुत मतलब वैसे तो कोई जागरूक होता नहीं है उतना सेंसिटाइज, जब मतलब जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोगों के घर में कोई डिसेबल्ड पैदा होता है तो वो पैनिक कर जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये क्या हुआ, अब ये कैसे हम इसको हैंडल करेंगे। बट मेरे पेरेंट्स का माइंडसेट ऐसा नहीं था। मेरे पेरेंट्स का माइंडसेट ऐसा था कि हमने, अगर हमारे घर ये पर्सन विद डिसेबिलिटी आया है तो इसका मतलब ये है कि भगवान ने हमें सेवा करने का मौका दिया है इसकी और इसके जैसे कई लोगों की। तो वो माइंडसेट लेके आगे चले हैं और तभी मैं आज तक इतना आगे पहुंच पाया हूँ। और जहां तक बात रही स्ट्रगल्स की कि कैसे उन्होंने मेरे लिए फाइट किया, तो जैसे कि जब मैं स्कूल टाइम में, जब भी इनिशियल डेज में, जब भी मेरे एडमिशन की बात आती थी, स्कूल्स में एडमिशन की बात आती थी, तो बहुत बार ऐसा होता था कि जो प्रिंसिपल्स होते थे वो मुंह पे ही मना कर देते थे मेरे डिसेबिलिटी को देखकर कि आप उतने कैपेबल नहीं हो, आपका बच्चा उतना कैपेबल नहीं है, इसलिए हम आपके बेटे को एडमिशन नहीं दे सकते। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ माई डिसेबिलिटी दे डिस्क्रिमिनेटेड अ लॉट ऑफ टाइम। तो क्योंकि आप अगर देखें तो हमारा भारत का संविधान भी ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी, कास्ट, सेक्स, जेंडर वगैरह वगैरह। बट स्टिल उन लोगों ने किया और
मेरे पेरेंट्स क्योंकि जागरूक थे और मेरे पेरेंट्स को उतनी मतलब समझ थी कि इन सब चीजों को कैसे हैंडल करना है, तो हर बार मेरे पेरेंट्स मेरे राइट्स के लिए लड़े। और जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो स्ट्रेट अवे जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे जाके लड़े और उनको ये समझाया, उनको ये बताने की कोशिश की कि आप ये जो कर रहे हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे बहुत एक ऐसा इंसिडेंट भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही दुखद था एज अ बच्चा विटनेस करना। तो एक बार ऐसा हुआ कि ऐसा ही इंस्टेंस हुआ कि एक प्रिंसिपल जो कि बहुत ही फेमस स्कूल है, सीक्रेट हार्ट स्कूल, अगर आपने सुना हो, बहुत ही फेमस स्कूल है, उनके ऑल ओवर द इंडिया उनकी काफी स्कूल्स चलते हैं सीक्रेट हार्ट के। तो वहां पे हम गए तो उन्होंने मुझे एक जो प्रिंसिपल थी उन्होंने मुझे एक क्या कहते एक पैराग्राफ, एक बुक में से एक पैराग्राफ रीड करने को बोला। अब क्योंकि मुझे सेरेब्रल पाल्सी तो है बट उसके साथ साथ मुझे डिसलेक्सिया भी है। तो डिसलेक्सिया के कारण क्या होता है, अगर आपने तारे जमीन पर देखा हो तो तारे जमीन पर में जब भी आपको ऐसे वर्ड्स वगैरह दिखाई देते हैं और आपको पैराग्राफ पढ़ने को बोल दिया जाता है तो उस वर्ड्स की सेंस बनाने में आपके माइंड को थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा बात नहीं है कि मैं पढ़ नहीं सकता था, बट मेरे माइंड को वो थोड़ा सेंस बनाने में कि क्या लिखा है वो थोड़ा टाइम लगा और इसी वजह से मैं थोड़ा स्लो पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा था, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा था, मैं पढ़ रहा था लेकिन स्लो रीडिंग थी। तो उनको ये इम्प्रेशन आया कि ये तो एकदम स्लो रीडर, मेरे पेरेंट्स को कहने लगे ये तो एकदम स्लो रीडर है, ऊपर से इसको डिसेबिलिटी भी है, क्या करेगा हमारे जो नॉर्मल बच्चों के साथ, तो वो compete कर ही नहीं पाएगा। ऐसे में मेरी मदर भी थी, मेरे फादर भी थे उस टाइम पे। तो मेरी मदर थे वो जो प्रिंसिपल ने उस टाइम पे बोला, उनके शब्द मेरे मदर से वो रहा नहीं गया। वो जब ऐसी टोन में ऐसी बातें बोल रही थी तो मेरी मदर से रहा नहीं गया, तो वो रोते रोते कमरे से बाहर चले गई। तो आप ये इमेजिन कर लो कि मैं उस टाइम पे मतलब रहा हूँगा 5 या 6 साल का। उस टाइम पे एक ऐसे छोटे बच्चे को ये सब विटनेस करना पड़े और उसके माइंड में उसको क्या लग रहा होगा कि वो उसकी मदर ऐसे क्यों रोते रोते बाहर चली गई। तो उस टाइम पे मुझे उतनी समझ नहीं थी, बट अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और जब मैं उस इंसिडेंट को याद करता हूँ तो काफी मुझे दुख लगता है और काफी बुरा लगता है मुझे इस बारे में। तो वो इंसिडेंट हुआ और ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए जब मुझे स्कूल्स में एडमिशन देने से मना कर दिया जितने भी प्रिंसिपल्स थे। बट मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जिन जिन स्कूल्स ने मुझे एडमिशन देने से मना किया, चाहे वो वाला स्कूल हो जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, चाहे कोई और स्कूल हो, उनको बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे राइट्स के लिए फाइट किया और उनको बताया कि ये जो आप कर रहे हैं गलत है। तो उनको, उन सब प्रिंसिपल्स को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बोला, खुद सामने से आके बोला कि हमसे गलती होगी और अपने बच्चे को हमारे स्कूल्स में एडमिशन दे दो। मतलब जितने भी प्रिंसिपल थे उन सब ने आके माफी मांगी। बट उस टाइम तक मैं किसी और अच्छे स्कूल में जा चुका था, तो इसलिए हमने किसी भी स्कूल में उन किसी भी स्कूल्स में उन किसी भी प्रिंसिपल्स के साथ हमने उन स्कूल्स में कभी भी एडमिशन नहीं ली, क्योंकि उस टाइम तक मैं किसी और स्कूल में चला गया होता था और बहुत ही अच्छा स्कूल था और वहां पे सारे कोऑपरेटिव भी थे। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए और एक बार चलो आप अच्छे मुझे सपोर्टिव प्रिंसिपल्स मिले और अच्छे
स्कूल्स भी मिले जहाँ पे मैं एडमिशन कर पाया। पर ऐसा भी होता था जब एक बार स्कूल में एडमिशन हो गई, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद जो बच्चे थे वो आपको आपके साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे, वो आपकी जो डिसेबिलिटी है उसका मजाक उड़ाते थे। और मेरे साथ ऐसा भी था कि बिकॉज ऑफ माई सेरेब्रल पाल्सी मेरी राइटिंग स्पीड थोड़ी स्लो है, तो जो टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखता था मैं उनकी स्पीड को कॉपी नहीं कर पाता था और मेरे नोट्स काफी छूट जाते थे। ऐसे में जब मैं अपने दोस्तों को बोलता था, अपने क्लासमेट्स को बोलता था कि भाई मेरे को अपनी नोट्स कंप्लीट करने के लिए आप अपनी नोटबुक्स दे दो, तो वो सब मना कर देते थे कि हम नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें पता नहीं क्यों लगता था कि मैं नोटबुक गुम कर दूंगा या फिर उनकी नोटबुक मतलब अगर वो मुझे दे देंगे अपनी नोटबुक तो कहीं ना कहीं वो बहुत गलत होगा। तो मुझे ऐसे नोटबुक्स नहीं मिलती थी और इस प्रकार मुझे स्टडीज में भी काफी प्रॉब्लम आई। और उसके बाद जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेने की बात होती थी तो बहुत बार मतलब ये था कि मैं पार्ट ले पाता था, बहुत ही लिमिटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी जिसमें मैं पार्ट ले पाता था। बट एक बार ऐसा भी हुआ कि जिस एक्टिविटी में मैं पार्ट ले सकता था सिंगिंग में, तो वहां पर भी मेरे जो म्यूजिक टीचर थे उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया। और हम एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे थे, स्कूल का एनुअल फंक्शन था, तो उन्होंने एन मूवमेंट पे पहले तो मेरे साथ वो प्रैक्टिस करते रहे म्यूजिक की, सिंगिंग की, पर एन मूवमेंट पे जब हमारा वो एनुअल डे था उस टाइम पे उन्होंने एक दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले मुझे छोड़ के किसी और स्टूडेंट को ले लिया सिंगिंग के लिए। तो वो मेरे को बहुत खराब लगा कि मतलब पूरे टाइम मेरे साथ उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने मुझे एनकरेज किया और एंड में उन्होंने किसी और स्टूडेंट को ले लिया और फिर मैं उस इवेंट का पार्ट भी नहीं बन पाया। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते रहे मेरे साथ। और तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स थे जहां पर पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे राइट्स के लिए लड़े। और अगर हम राइट्स की बात करें तो एक जब एग्जामिनेशन होती है, आपकी फाइनल एग्जाम होती है, तो उसमें भी एक्स्ट्रा टाइम होता है। सीबीएसई ने गाइडलाइंस काफी पहले जारी कर दी थी कि ऐसे बच्चों को, पर्सन विद डिसेबिलिटी को आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बताया हम लोगों की मोस्ट ऑफ लोगों जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होती है उनके राइटिंग स्लो होती, मुझे ऐसा लगता है। और तभी शायद गवर्नमेंट ने भी प्रावधान किया है कि जो है एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए हम लोगों को। तो उस टाइम पे भी कई स्कूल्स मना कर देते थे, कई यूनिवर्सिटीज, जब मैं कॉलेज लेवल पे भी यूनिवर्सिटी वालों ने भी कई बार मना किया। तो उस टाइम पे कैसे मेरे पेरेंट्स ने मेरे अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ा, और कैसे वो सीबीएसई की गाइडलाइंस उनके सामने वो रखते थे, या फिर जब कॉलेज लेवल पे भी वो मना करते थे, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी वो मना करते थे कॉलेज वाले एक्स्ट्रा टाइम देने से एग्जामिनेशन में, तो तब भी वो मेरे पेरेंट्स इस चीज के लिए फाइट करते थे। तो यही फाइट करते करते मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिला, और मुझे भी पता लगा कि हाँ, ये जब चैलेंजेस आते हैं तो उनका कैसे सामना करना चाहिए। और उसी प्रकार से मैं भी अभी कोशिश करता हूँ कि जैसे जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, मुझे एम्पावर किया, वैसे ही मैं खुद को भी अब एम्पावर करूँ और बाकी लोगों को भी एम्पावर करूँ। जी, बहुत ही इंस्पायरिंग। तो दो चीजें मुझे समझ आई। एक तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये ब्लेसिंग्स हो जाता है कि अगर आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं,
एजुकेटेड हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है उन्हें चीजें एक्सप्लोर करने में और अपने बच्चों को सपोर्ट करने में। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ आपके प्रिंसिपल्स की स्टोरीज देखता हूँ तो वहां से फिर ये आइडिया आता है कि जरूरी नहीं अगर आपको आप पढ़े लिखे हैं तो आप सेंसिटिव भी हैं। तो ये दोनों तरह की स्टोरीज हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड और करता है। तो जैसा आपने कहा कि जब हम पढ़े लिखे होते हैं तो पढ़े लिखे होने से, और मुझे लगता है कि सेंसिटिव होने का कोई मतलब आपस में रिलेशन उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आप सेंसिटिव हो सकते हैं लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो सकते, और अगर पढ़े लिखे हो सकते हैं लेकिन आप सेंसिटिव नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी मैंने बहुत से केसेस में, और मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में बहुत से ऐसे दिव्यांग लोग हैं जिनके पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके वो अपने उन्होंने कहते हैं ना जीवन से हार मान ली, उन्होंने अपने हालातों को एक्सेप्ट कर लिया कि जैसे है, जैसा चल रहा है चलने दो। तो उस 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 हालत में उस हालत में क्या होता है कि जो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो बच्चा है उनका, वो कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो जाता है, और उसको भी नहीं पता होता कि मैं निग्लेक्ट हो रहा हूँ, कि मेरे पेरेंट्स को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, या इतना जो इग्नोर कर रहे हैं इन सब चीजों को, वो नहीं करना चाहिए। तो ऐसा भी है कि पढ़े लिखे पेरेंट्स भी अपने जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है उनके सामने, हालातों के सामने वो हाथ खड़ा कर देते हैं और अपने हालात से समझौता कर लेते हैं, और अब उस बच्चे के हालातों को, बच्चे की जिंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं करते। जी चैतन्य, अब आते हैं हम आपके कुछ अचीवमेंट्स के ऊपर। तो फैशन का कब से शौक था और गिनी बुक में आपका नाम आया, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो बचपन से ही मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने का मुझे बहुत शौक था, और अभी भी है। मतलब बचपन से मुझे लगता था कि हाँ मैं एक्टिंग करूं या कुछ भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करूं, क्योंकि मुझे मूवीज देखना और ये जितने भी सीरियल्स वगैरह आते हैं वो सब बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा से, मेरा ये सपना था कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं। तो जब मुझे ये ऑफर आया, तो मैं आपको ऑफर के बारे में बताता हूँ। ऑफर कैसे आया? ऑफर ऐसे आया कि मैं सोशल मीडिया पे एक फैशन डिजाइनर है साउथ इंडिया में, वो एडेप्टिव क्लोथिंग करती हैं, मतलब दिव्यांग लोगों के लिए वो ऐसे कपड़े बनाती है और फैशन शो करती हैं। तो उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे मुझे देख लिया, मुझे स्पॉट कर लिया, तो उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज आया कि मुझे आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी है और मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा चेन्नई में शो हो रहा है जहां पर हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करें, क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि पहले अटेम्प्ट ही होता है, जब कंप्लीट हो जाता है एक रिकॉर्ड तभी उसको सर्टिफिकेशन मिलती है। उससे पहले जब तक आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलती तब तक वो रिकॉर्ड अटेम्प्ट होता है। तो कह रहे अटेम्प्ट कर रहे हैं हम ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे ब्रांड के लिए मॉडलिंग करें। तो मैं बहुत खुश हो गया, मैंने कहा वाह ये बहुत अच्छा मौका है और मुझे जाना चाहिए। तो फिर हम चेन्नई गए और फिर उस फैशन शो में पार्ट भी लिया, और उसके बाद वो फैशन शो ने एक्चुअली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो कि मोस्ट डिजाइनर्स प्रेजेंट इन अ कंटिन्यूअस फैशन शो। तो ये फैशन शो बिना रुके, आई गेस 25-26 घंटे बिना रुके चला था। तो ये जो रिकॉर्ड था उस इवेंट ने बनाया, और उस इवेंट में मैंने भी मॉडलिंग की। तो इस तरीके से मैंने मेरी मॉडलिंग की जर्नी का
शुभ आरंभ हुआ। अभी भी करते हैं आप मॉडलिंग? जी जी जी। तो जब जब मुझे मौका मिलता है मैं तब तब मॉडलिंग करता रहता हूँ। और अगर अभी भी आप मेरी सोशल मीडिया पोस्ट देखोगे तो काफी सोशल मीडिया पोस्ट में मतलब मैंने फोटोशूट्स करा रखे हैं। तो जब भी कभी मुझे मौका मिलता है तो ऐसे ही ब्रांड्स मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं कि आपकी फोटो फोटो देखी थी सोशल मीडिया पे और आपका काम मुझे हमें पसंद आया। तो इस तरीके से अभी भी मैं मॉडलिंग करता हूँ जब कभी मुझे मौका मिलता है। राइट। आपने किताब भी लिखी है। जी जी जी। ये किताब लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई और इस किताब में क्या है, हमारे लिसनर्स को बताएं, और ये कैसे पढ़ सकते हैं हमारे लिसनर्स? जी। तो राइटिंग का शौक मुझे बचपन से है और 2014 में मैंने अपनी राइटिंग की जर्नी शुरू की जब मैंने मेमोइड्स ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड करके एक ब्लॉग शुरू किया। MEMOIRS मेमोइड्स ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, इस नाम से एक मैंने ब्लॉग शुरू किया जहां पर मैं अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। और जो जो मैंने अभी एक्सपीरियंसेस बताए आपको, जैसे स्कूल में जो मेरे साथ इंस्टेंस होते थे और वैसे भी जो जर्नल डिसेबिलिटी इश्यूज को लेके सेंसिटाइजेशन, मैं उस ब्लॉग पे करता रहता हूँ। हालांकि अभी काफी टाइम से मैंने कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं किया है, बट वो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। और इसके तो वहीं से मेरी राइटिंग की जर्नी भी स्टार्ट हुई। और राइटिंग की जर्नी और मतलब राइटिंग के साथ साथ मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे मूवीज का, टीवी शोज का काफी शौक है। वैसे ही मैं सुपर हीरोज को बहुत मतलब मुझे वो बहुत पसंद है, सुपर हीरोज, चाहे कोई भी सुपर हीरो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम सब में एक सुपर हीरो है और बस देर है बस वो हमें उस सुपर हीरो को पहचानने की। तो उसी अपने इनर सुपर हीरो से इंस्पायर्ड होके मैंने ये बुक लिखी जिसका नाम है शिवाय द वंडर बॉय, जिसमें मैंने इंडिया का फर्स्ट ऐसा सुपर हीरो क्रिएट किया जिसका दूसरा रूप एक फिजिकली चैलेंट है। सुपर हीरो फिजिकली चैलेंट नहीं है, लेकिन जो उसकी ऑल्टर ईगो है वो एक फिजिकली चैलेंट है। तो ये अपने आप में इंडिया का फर्स्ट ऐसा कैरेक्टर है, मैं कहूँगा, जो मैंने क्रिएट किया। और जैसे कि हमें एक टर्म भी दिया जाता है दिव्यांग, तो मैंने कहा कि जब दिव्यांग का मतलब होता है कोई भी जो दिव्य शक्ति वाला हो, है ना। तो मैंने कहा जब हमें दिव्यांग टर्म दिया ही है तो क्यों ना उस दिव्यांग टर्म को मैं साकार कर दूं। इसलिए मैंने वो सुपर हीरो बनाया। और ये जो बुक है ये मतलब मेरी ही लाइफ स्टोरी पे है, मतलब जो मेरे साथ इंस्टेंसेस हुए एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी और कैसे मैंने उन इंस्टेंसेस को ओवरकम किया और कैसे मेरे पेरेंट्स ने उन सब चीजों को मतलब मेरे साथ मेरे चैलेंजेस को झेला और उनका सामना किया। तो वो उस सब की स्टोरी मैंने उस बुक में डाली है। और बस उस बुक में फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने थोड़ा उसमें फिक्शन और माइथोलॉजी, बिकॉज मैं इंडियन माइथोलॉजी, जो हमारे पुराण है, जो हमारे देवी देवता है, उनमें भी मुझे काफी ज्यादा शौक है उनका, और काफी मैं स्पिरिचुअल भी। तो इसलिए मतलब मैंने वो इंडियन माइथोलॉजी और जो मेरी खुद की स्ट्रगल है और कंटेम्पररी वर्ल्ड जो हम आज के जमाने में हम जीते हैं, वो उन दोनों को मिक्स करके एक स्टोरी बनाई है जो कि Amazon पे अवेलेबल है, शिवाय द वंडर बॉय नाम की बुक से, तो आप जाके ले सकते हैं। बढ़िया, जबरदस्त। आपने 2 सीरीज की, एक तो आपने की द सुपर हीरो करके जिसमें आप इंटरव्यूज करते थे, और दूसरा अभी आप फेलोशिप में कर रहे हैं। आपने कोविड में काफी डिसेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज पे बात की है, उसके बारे में बताएं। किस तरह का डेटा आपने कलेक्ट किया, कैसे किया और आउटकम क्या है? पहले मैं जो एक कोविड के दौरान मैंने एक सीरीज शुरू की थी जिसको
मीडिया में भी कवरेज मिली और काफी लोगों ने सराहाया भी। उस सीरीज का नाम था सैल्यूटिंग द सुपर हीरोज, #सैल्यूटिंग द सुपर हीरोज। वो भी अभी मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं ब्लॉग। तो उस सीरीज में मैंने जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उस टाइम पे, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, इवन जो फायर फाइटर्स भी थे, उन सब का मैंने इंटरव्यू लिया ताकि लोगों को मैं बता सकूं कि क्या क्या वो काम कर रहे हैं और कैसे कैसे चैलेंजेस का उन्हें इन कोविड के टाइम में सामना करना पड़ता है, इस कोविड के टाइम में। तो वो सीरीज जो थी काफी पसंद की गई और वो उस सीरीज को मतलब दैनिक भास्कर ने भी कवर किया, काफी ज्यादा मीडिया कवरेज भी हुई उस सीरीज की। तो ये तो था मेरी कोविड से रिलेटेड सीरीज के बारे में, जो सैल्यूटिंग द सुपर हीरोज जिसका नाम है। और अब आते हैं जो दूसरी मैंने सीरीज की है हाल फिलहाल में, वो इसलिए की है कि क्योंकि मैं आजकल जो फेलोशिप कर रहा हूँ, जिस फेलोशिप का नाम है NCPDP जावेद अबीदी फेलोशिप ऑन डिसेबिलिटी। तो ये हमारे जावेद अबीदी सर हैं, जो कि डिसेबिलिटी मूवमेंट, इंडियन डिसेबिलिटी मूवमेंट में बहुत बड़ा नाम है। उनकी याद में ये फेलोशिप उन्होंने स्टार्ट की थी NCPDP ने। तो उस फेलोशिप का मैं भी एक पार्ट हूँ, जो कि मुझे 2021 में ये फेलोशिप स्टार्ट की गई थी, जहां पर हजारों ऑल ओवर द इंडिया से हजारों दिव्यांग लोगों ने एप्लीकेशन दी थी। उसमें सिर्फ 21 लोगों को ऑल ओवर द इंडिया से सिलेक्ट किया गया था और उन 21 लोगों में से मैं भी एक हूँ। तो मेरा जो मैं इस फेलोशिप में जिस थीम के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो है डिसेबिलिटी अब्यूज। डिसेबिलिटी अब्यूज यानी जो दिव्यांग लोगों के साथ शोषण होता है, उनका ह्यूमिलेशन होता है, उनके साथ अपराध होते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, वो सब डिसेबिलिटी अब्यूज में आता है। तो अब्यूज, जब भी हम वर्ड सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि ये अब्यूज यानी गाली। तो मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल है, जब हमारी डिग्निटी पे एज अ PWD, जब दिव्यांग जनों की डिग्निटी पे जब उनकी रेपुटेशन को गाली पड़ती है, तो वो अब्यूज ही कहलाता है, वो अब्यूज ही है। तो जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है, जब हमारे साथ ह्यूमिलेशन हुआ, जब हमारे साथ अपराध हुए, तो वो सब डिसेबिलिटी अब्यूज में आता है। तो ये जो टॉपिक है, इस पे ज्यादा इंडिया में काम नहीं हुआ, हालांकि बाहर के देशों में बहुत ज्यादा इस पे काम हुआ है और बहुत अच्छी तरह रिसर्च भी कर रहे हैं लोग। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उतना काम नहीं हुआ इस टॉपिक पे और रिसर्च भी शायद नहीं हुई उस तरीके से। तो अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मैं कर रहा हूँ, जिस इशू को लेके मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये मेरी पायलट स्टडी है एक तरह से। तो ये जो टॉपिक है, अभी तक जो मुझे पता लगा है, मैं अभी ज्यादा तो कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी भी रिसर्च जो है ऑन द वे है, प्रोसेस में है। बट जो भी मुझे इस टॉपिक को चूज करने से पहले पता लगा था, इस टॉपिक में आने से पहले पता लगा कि नेशनल लेवल पे जो दिव्यांग जनों के साथ अपराध होते हैं उसका कोई डाटा नहीं हो, ठीक है। बट और इसके बारे में ज्यादा सेंसिटाइजेशन भी नहीं है, इस टॉपिक के बारे में दिव्यांग जन जो है बात करने से कतराते हैं। तो जब मैं इस टॉपिक पे मैंने रिसर्च करना शुरू किया, शोध करना मैंने शुरू किया, तब मुझे पता लगा कि जो सेंसिटाइजेशन का मुद्दा है, कि लोगों में सेंसिटाइजेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो तो बिल्कुल सही बात है कि सेंसिटाइजेशन नहीं है। जब
बाकी नॉर्मल जो दिव्यांग जनों के बाकी इश्यूज है, जैसे एक्सेसिबिलिटी हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, और भी बहुत कुछ जो जो जितने भी इश्यूज हैं दिव्यांग जनों के, जब उन पे इतनी अवेयरनेस नहीं है तो आप इतने सेंसिटिव इशू पे अवेयरनेस या सेंसिटाइजेशन आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। बट जो दूसरा पॉइंट था मेरे रिसर्च का, जिसके कारण मैंने ये रिसर्च को इस टॉपिक को चुना, वो ये था कि नेशनल लेवल पे डाटा नहीं है। तो जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, मुझे ये पता लगा कि डाटा एक्चुअली नेशनल लेवल पे है, पर वो डाटा इतना नहीं है, वो डाटा इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, डिसएग्रीगेटेड नहीं है कि आप उसको लेके कोई मतलब पॉलिसी बना सकते हैं या फिर उस पर ज्यादा और रिसर्च कर सकते हैं। मतलब सिंगल डिजिट्स में अगर मैं कहूँ डाटा है, या बहुत ही डाटा जो है बिखरा हुआ है, ज्यादा उसकी कैटेगराइजेशन अच्छी तरह नहीं हुई। तो अब जब ये एक प्रॉब्लम पता लगी कि हाँ डाटा है बट डाटा उतना नहीं है, तो अब मुझे ये पता लगा डाटा उतना नहीं है, बट इसकी वजह क्या है डाटा नहीं है। तो जो अपराध होते हैं डिसेबल्ड लोगों के साथ, उसके ऊपर जो हमारे इंडिया के पास डाटा इतना क्यों नहीं है। एक तो वजह थी कि सेंसिटाइजेशन है, वो तो एक वजह है ही है, बट दूसरी चौंकाने वाली मुझे रिसर्च की शोध में पता लगा, अपने फाइंडिंग में पता लगा, वो ये है कि जो FIR होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो हम पुलिस में दर्ज कराते हैं जब भी ऐसा कोई अपराध होता है, उसमें FIR के परफॉर्मे में FIR का जो फॉर्म होता है उसमें डिसेबिलिटी, विक्टिम की डिसेबिलिटी पूछने के लिए कोई कॉलम ही नहीं है। मतलब जैसे अगर आपने FIR का परफॉर्मा देखा हो तो उसमें लिखा होता है कि आपका नाम, स्थान, आपकी जो इंसिडेंट हुआ, घटना का समय, पता, ये सब लिखा होता है। इवन जाति तक लिखी होती है कई उसमें। तो बट ये सब लिखा होता है, लेकिन विक्टिम की डिसेबिलिटी के बारे में नहीं लिखा होता। विक्टिम की डिसेबिलिटी नहीं पूछी जाती, डिसेबिलिटी का कोई कॉलम ही नहीं है उस पूरे FIR के फॉर्म में। और इस चीज को और ज्यादा अच्छी तरीके से बताने के लिए एक रिपोर्ट के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, जो कि ह्यूमन राइट वॉच रिपोर्ट 2018, उसके मुताबिक उसमें ऐसे बहुत से इंस्टांसेस हैं जिसमें पुलिस ने जो है डिसेबिलिटी जो वुमेन विद डिसेबिलिटी है, जब वो अपनी रिपोर्ट कराने, अपनी घटना के रिपोर्ट कराने के लिए पुलिस स्टेशन गई, तो उन्होंने पुलिस ऑफिसर ने जो ड्यूटी पे थे, उन्होंने पुलिस ऑफिसर ने उनकी डिसेबिलिटी लिखने से मना कर दिया। ऐसे बहुत से इंस्टांसेस हैं। तो मेरे को ये जो मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है, और अगर डिसेबिलिटी का कॉलम ही नहीं होगा तो फिर हमारे पास जो जितने भी अपराध होते हैं दिव्यांगों के साथ, वो उसका रिकॉर्ड कैसे आएगा? हमें कैसे पता लगेगा कि किन दिव्यांग लोगों के साथ कैसे कैसे अपराध होते हैं, या किन किन दिव्यांगताओं वाले लोगों के साथ अपराध होते हैं? तो इस बारे में जानकारी तो कोई होगी नहीं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक और यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने बताया कि विक्टिम की डिसेबिलिटी मेंशन नहीं की जाती FIR में, लेकिन इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो अपराधी है उसकी डिसेबिलिटी मेंशन की जाती है। अपराधी की मतलब जो अपराधी की डिटेल्स जहां पे जिस डॉक्यूमेंट में ली जाती है, उस डॉक्यूमेंट में उसकी डिसेबिलिटी भी मेंशन की जाती कि अपराधी दिव्यांग था या नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि जब आप एक्यूज्ड को डिसेबिलिटी, उसकी डिसेबिलिटी बताने का
अधिकार दे रहे हैं, उसकी डिसेबिलिटी मेंशन की जा रही है उसके डॉक्यूमेंट में, तो क्यों विक्टिम की आप क्यों नहीं मेंशन कर रहे? ये बहुत ही बड़ा इशू है। तो इस मुद्दे को लेकर मेरी हरियाणा के एमपी से भी मुलाकात हुई और मैंने उन्हें भी ये चीज बताई कि ये जो हो रहा है और गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो उन्हें भी ये चीज इस बात का एहसास हुआ कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और उन्होंने मुझे ये खुद कहा कि मैं इतने सालों से इस एरिया में हूँ, लेकिन मेरी नजर जो है इस मुद्दे पे गई नहीं, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो भी काफी सपोर्टिव थे इस मुद्दे को लेकर और उन्होंने आश्वस्त किया कि वो इस मुद्दे को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल सबको लेके जाना चाहिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आपने बताई है। ये बहुत सारे हमारे लिसनर्स को नहीं पता होगा और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी नहीं पता होगा। तो आई थिंक इसके ऊपर कलेक्टिव फाइट की जरूरत है, हमें मिनिस्ट्री को लिखना चाहिए। तो यही फायदा होता है जब हम रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे ऐसे केंद्र बिंदु निकल के आते हैं, मील का पत्थर साबित होते हैं हमारे लिए। तो वाकई बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। और इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि एमपी के साथ तो मेरी मुलाकात हुई हरियाणा के, इसके अलावा मेरी मुलाकात जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं उनसे भी मैंने मुलाकात की और उन्हें भी ये जो इशू है इसकी गंभीरता समझ आई उनको भी, और उन्होंने मुझे ये आश्वस्त किया कि ये इस मुद्दे को वो हरियाणा के सीएम तक लेके जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो मैंने सजेशंस दिए थे वो सजेशन सीएमओ तक पहुंच चुके हैं। अब जो एक्शन होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिर भी मुझे इतनी खुशी है कि कम से कम मेरे सजेशन हरियाणा के सीएम तक पहुंच गए। क्योंकि मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि एफआईआर में ये जो कॉलम है ये ऐड करना, ये नेशनल लेवल पे, ये सेंट्रल लेवल पे ये नहीं हो सकता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है। बिल्कुल। तो और इसलिए ये स्टेट वाइज ही इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो यहाँ पर बट ये है कि मिनिस्ट्री बिल्कुल चीफ सेक्रेटरीज को लिख सकती है हर स्टेट को कि आप इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए और इसके ऊपर जो बनती कार्रवाई आप कर सकते हैं। जी जी जी। चैतन्य, अभी तो आपकी प्रोफाइल की बहुत सारी बातें बाकी है, लेकिन समय सीमा का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। उम्मीद है कि हम गेट इन टच रहेंगे तो और भी टॉपिक्स पर आपसे बात तो होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। अभी आप रिसेंटली इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए हैं, इसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं थोड़ा सा। जी, तो ये इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम जो है ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का, यूएस गवर्नमेंट का बहुत ही एक जाना माना और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, जहां पर हर साल दुनिया भर से इमर्जिंग लीडर्स, हजारों इमर्जिंग लीडर्स और जो ऑलरेडी लीडर्स भी हैं वो सारे लीडर्स अमेरिका जाते हैं, वहाँ की कल्चर को, वहाँ के इश्यूज को अपने टॉपिक अनुसार, क्योंकि हर प्रोग्राम जो एक सेंट्रल प्रोग्राम तो है बट वहाँ पे उस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। जैसे कोई पॉलिटिक्स पे प्रोग्राम होगा तो जो जितने भी लीडर्स गए हैं उस दौरान, तो उन सबको जितने भी यूएस के पॉलिटिक्स के बारे में बताया जाएगा, उनसे रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे मिलाया जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉलिटिक्स को ले लीजिए, पॉलिटिक्स की बात कर लीजिए, क्लाइमेट चेंज, डिसेबिलिटी, ऐसे बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक पे ये यूएस गवर्नमेंट प्रोग्राम करती रहती है आईवीएलपी के अंडर। तो मुझे भी ये इस प्रोग्राम में इनवाइट किया बिकॉज ऑफ माय
फेलोशिप वर्क, फेलोशिप में जो मैंने डिसेबिलिटी पे एडवोकेसी की, उसके कारण मुझे ये इनवाइट मिला और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे एनसीपीडीपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरमान अली सर का और एनसीपीडीपी का, जिनकी वजह से मुझे ये मौका मिला। तो वो जो हमारा मतलब जो मैं गया यूएस में, जब मैं गया जो IBLP के लिए जिस प्रोग्राम के लिए मैं गया, वो प्रोग्राम बेस्ड था डिसेबिलिटी के ऊपर। तो हमने वहां पे जाके डिसेबल्ड कम्युनिटी के डिसेबिलिटी इश्यूज पे बात की। हमने बात की कि कैसे क्या क्या प्रोग्राम्स वो चला रहे हैं, क्या क्या रिसर्च वो कर रहे हैं डिसेबिलिटी पे, और थोड़ा बहुत जो है। तो जब हम वहां पे गए तो हमने काफी चीजों के बारे में जाना, जैसे कि डिसेबिलिटी इश्यूज क्या है वहां पे किस तरह से डिसेबिलिटी पे रिसर्च हो रही है, डिसेबिलिटी मूवमेंट जो अमेरिकन डिसेबिलिटी मूवमेंट था उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना, जिस डिसेबिलिटी मूवमेंट से इंस्पायर होके जावेद जी ने यहाँ पर डिसेबिलिटी मूवमेंट स्टार्ट किया। तो ऐसे बहुत सी चीजों के बारे में मैंने जाना, और मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँ तो ये है कि वहां पर डिसेबिलिटी मुझे अपनी डिसेबिलिटी फील नहीं हुई, क्योंकि वहां पे लोग बहुत ज्यादा कहते हैं ना नॉन जजमेंटल है। वो आपको आपकी डिसेबिलिटी पर जज नहीं करते, और बहुत सारे वहां पे ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में बहुत सारे हायर पोस्ट पे डिसेबल्ड लोग बैठे हैं। यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो एंट्री लेवल जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, मोस्ट ऑफ द डिसेबल्ड लोग जो है एंट्री लेवल पे ही सीमित रह जाते हैं व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। बट वहां पे जाके मेरे को अच्छा लगा ये देख के कि वहां पे हायर पोस्ट पे भी डिसेबल्ड बैठे हैं। बट ऐसा नहीं है कि वहां पे जो है सब कुछ बहुत ही अच्छा है और इंडिया बहुत ही खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि वहां पे जाके मुझे ये एहसास हुआ कि इंडिया बहुत से मामलों में और यूएस से बहुत बेटर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वहां का एडीए उतना पावरफुल नहीं है ऑन पेपर जितना कि हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है। हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। तो ऐसे में जब भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो थोड़ा इजी हो जाता है कि हमें पता है कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, तो उस हिसाब से हम काम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि इंडिया का जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत 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 ज्यादा बेटर। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन में। तो वही मैं हमेशा कहता हूँ, जब से मैं यूएस से आता हूँ, जब से मैं यूएस से आया हूँ तब से मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इंडिया में जो है यूएस का डिसिप्लिन, यूएस का जो वो है कंप्लायंस, यूएस का जो माइंडसेट है कि हाँ हमने ये करना है तो करना है चाहे कुछ भी हो, तो वो अगर आ गया इंडिया में तो इंडिया यूएस को कई पीछे छोड़ सकता है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में बहुत वैसे अगर ऊपरी आप तौर पे देखें तो इंडिया में और यूएस में मुझे ज्यादा फर्क लगा नहीं, क्योंकि इंडिया भी अब एक मल्टीनेशनल मार्केट बन चुका है और वहां पे भी वही सब है जो यहाँ पे मिलता है। तो कुछ ज्यादा मुझे डिफरेंस लगा नहीं। बट हाँ, अगर इंडिया में वो माइंडसेट आ जाए, इंक्लूसिव माइंडसेट कि हाँ हमने काम करना है और हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो फिर इंडिया भी बहुत आगे जा सकता है और डिसेबिलिटी इश्यूज में जो है यूएस को कई पीछे छोड़ सकता है। जी, अगेन आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीजें बताई। कंप्लायंस का इशू है एक इंडिया में।
चैतन्य, प्रोफेशनली आप क्या करना चाहते हैं? आपने जर्नलिज्म किया है, अब आगे क्या? आगे मैं अपनी लाइफ इसी डिसेबिलिटी फील्ड को, डिसेबिलिटी ये जो मेरा सेक्टर है, डिसेबिलिटी सेक्टर, इसी को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। और इसी तरह मैं अपने दिव्यांग भाई बहनों को सर्व करना चाहता हूँ अपनी पूरी जिंदगी। ग्रेट। क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे लिसनर्स के लिए? तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि हमें एकजुट होकर काम करना होगा। हमें कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, कभी भी अपने आप को बहुत ज्यादा भी नहीं समझना चाहिए कि कभी हम ये सोच लेते हैं कि हमने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है तो हम बहुत ही बड़े तोप बन गए हैं। तो हम ये सोच तो लेते हैं कि हम तोप बन गए हैं, बट ये नहीं सोचते कि खाली एक तोप से हम जंग नहीं जीत सकते। जंग जीतने के लिए बहुत सारे तोपों की जरूरत पड़ती है। तो मेरा यही मानना है कि असली लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ लीड करना जानता हो और सिर्फ अपने बारे में सोचे। असली लीडर वो होता है जो अपने जैसे कई और लीडर्स को मौका दे और कई और लीडर्स को मेंटर करे। तो मेरा यही एक संदेश रहेगा कि हमें मिलजुल कर काम करना पड़ेगा अगर हमें इंडिया में डिसेबिलिटी सेक्टर में रेवोल्यूशन लाना है तो। बिल्कुल सही आपने फरमाया। थैंक यू सो मच आपके कीमती समय के लिए, और बहुत ही मोटिवेशनल लाइफ है आपकी, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और ये मैं जरूर चाहूंगा कि जब भी आपकी रिसर्च कंप्लीट होती है तो हम एक बार फिर से बैठें और रिसर्च के जो मुख्य केंद्र बिंदु है उसको डिस्कस करें और लिसनर्स को अवेयर करें। श्योर, मुझे बहुत खुशी होगी। और अभी भी मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे इस शो पे बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो लिसनर्स, आज बात की हमने चैतन्य से, जिन्होंने बहुत कुछ हमें बताया। गिनी बुक में उनका नाम है, किताब लिखी है उन्होंने, 28 साल की उम्र है। यूएसए में वो इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं और लगातार डिसेबिलिटी अब्यूज पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में अब थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भांवरी की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भांवरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे
आपकी हर बात दिल से दिल तक में होगा। आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा। सुकून से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर। ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड RJ राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है, तो ये ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। अरे गणेश, तुमने यूनियन बैंक से ब्रेल डेबिट कार्ड ले लिया है ना? क्या मजाक करते हो भैया, अंधा हूं मैं, क्या डेबिट कार्ड चलाऊंगा। अरे भाई, यूनियन बैंक आप जैसे ग्राहकों के लिए लेकर आया है यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड। वो क्या है? इस कार्ड में उभरे हुए ब्रेल डॉट्स के कारण इसका परिचालन बहुत ही आसान है और कार्ड में चिप के विपरीत हिस्से में एक गोलाकार नॉच है जिससे ग्राहकों को अपने कार्ड की सही पहचान एवं उसके सही प्रयोग में मदद मिलेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, यह एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जिससे संपर्क रहित लेन देन भी किया जा सकता है और कम राशि के लेन देन के लिए बिना पिन के क्यूएस पार्क से टैप करो और भुगतान हो गया समझो। वो सब तो ठीक है भैया, पर मैंने सुना है कि डेबिट कार्ड से बहुत कम पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक दे रही है रुपए प्लैटिनम कार्ड जिसकी कैश विड्रॉल लिमिट 75,000 और शॉपिंग लिमिट 1.5 लाख रुपए है। ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है। इस पे और क्या सुविधा है? इस कार्ड के साथ प्राइमरी होल्डर को 2 लाख एवं एड ऑन होल्डर को 1 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलता है और अगर हवाई दुर्घटना हो तो प्राइमरी होल्डर को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस कार्ड द्वारा महज 2 रुपए में लॉन्च एक्सेस भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि वर्तमान में ये कार्ड पहले साल के लिए निःशुल्क जारी किया जा रहा है। क्या बात करते हो? हाँ, आज ही जाके यूनियन बैंक से यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड ले लो। जरूर भैया, ये तो वाकई अच्छा कार्ड है। मैं आज ही ये कार्ड ले लेता हूँ। यूनियन बैंक की यह पहल हमारे लिए एक नया उजाला लेके आई है। अरे यूनियन बैंक का तो नारा ही है, अच्छे लोग अच्छा बैंक।
अभी आप सुन रहे थे यूनियन पॉडकास्ट। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।